नमस्कार विद्यार्थियों, आज पुनः आपका श्री शक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम नए अध्याय पढ़ रहे हैं पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, अध्याय नंबर 6, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो पहले हम बात कर लेते हैं अवशोषण के बारे में। तो देखिए, पादपों के लिए या सभी जीवित घटकों के लिए जल एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित कोशिकाओं के लिए जल क्या है? एक अनिवार्य घटक है। जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अब जल में होता क्या है? जल में गैस, लवण और खनिज पदार्थ घुले रहते हैं। तो जब कोई प्लांट है वो ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है पानी को, वाटर को, तो वो सिर्फ पानी नहीं ले रहा, साथ ही साथ क्या ले रहा है? उस पानी के साथ में घुले हुए गैस, लवण और खनिज पदार्थों को भी क्या कर रहा है? वो अवशोषित करता है। तभी तो प्लांट है उसमें जो वृद्धि है, क्योंकि उसको किसी भी पौधे को स्वस्थ वृद्धि करने के लिए सिर्फ जल ही नहीं, जल के अलावा भी लवणों की भी आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। और ये खनिज पदार्थ, लवण, ये सब क्या होते हैं? जल में घुले हुए रहते हैं। इन पदार्थों का अवशोषण विलयन के रूप में, किस रूप में? विलयन के रूप में पादपों द्वारा किया जाता है। चूंकि शुद्ध जल विलायक होता है और उसके अंदर विलेय पदार्थ, ये विलेय पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, लवण, गैस वगैरह मिला दिया जाता है, तो अब वो जल क्या कहलाएगा? विलयन। तो इन पदार्थों का अवशोषण विलयन के रूप में पादपों के द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ध्यान रखना, विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। विसरण विधि के द्वारा पादप है वो क्या करेंगे? वो विलयन के रूप में जल का अवशोषण करेंगे, विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। अब आगे देखो आप कि पादपों के लिए यदि हम स्रोत की बात करें, यदि जल के स्रोत के रूप में बात करें, तो पादपों को जल कहां से प्राप्त होता है? मृदा से प्राप्त होता है। पादपों के लिए जल का स्रोत कौन होगा? मृदा, सोइल। कोई भी पादप है, पौधा है, वो क्या करेगा? जो मृदा के अंदर पानी उपस्थित जो जल है, उस जल को ही क्या करेगा? अपने अवशोषण के रूप में लेगा, ग्रहण करेगा। तो पादपों के लिए जल का स्रोत क्या हो गया? मृदा। और इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को सोइल वाटर, मृदा जल कहते हैं। यानी पादपों के लिए जो जल मृदा में उपस्थित होता है, उस जल को क्या कहेंगे? मृदा जल कहेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि भाई पादपों के लिए जल का स्रोत तो मृदा है, तो फिर मृदा के लिए जल का स्रोत क्या होता है? वर्षा। मृदा के लिए जल का स्रोत वर्षा होती है। बरसात होगी
तो वो जल कहां जाएगा? मृदा में जाएगा। उसके साथ में, उस जल के साथ में और भी कुछ पदार्थ है, वो क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं। बरसात होगी तो जल है वो मृदा में जाएगा और उसके साथ में कुछ अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का जल है वो मृदा जल कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि जब तेज बरसात होती है तो पानी क्या होता है? पानी बहता है, पानी का बहाव शुरू हो जाता है। पहले छोटे छोटे नदी नालों से होते हुए फिर वो तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है, ठीक है। और ऐसा करते करते बरसात का तेज पानी बहता हुआ अंत में नदियों से होता हुआ कहां पर चला जाता है? समुद्रों के अंदर जाकर वो गिर जाता है। तो तेज वर्षा में वर्षा जल तालाब, नदी, पोखर से होते हुए समुद्रों में चला जाता है। आपने जो जल चक्र पढ़ा है उसी का एक ही रूप है कि बरसात होती है, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में पानी आता है और फिर वो बहते बहते कहां चला जाता है? अंत में समुद्र में जाकर समाहित हो जाता है। फिर समुद्र में वाष्पीकरण की क्रिया होती है और उससे फिर जलवाष्प बनती है और जलवाष्प से फिर बाद में वर्षा होती है। तो इस प्रकार का जो जल होता है जो तेज होने के कारण समुद्रों में चला जाता है, इसे हम अपवाहित जल कहते हैं या रेन अवे वाटर, रेन अवे वाटर कहते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। लेकिन बरसात यदि धीरे हो रही है, इतनी तेज नहीं हो रही है, तो क्या होगा? वो जल है वो अब बहने की बजाय वो धीरे धीरे क्या होगा कि जो पृथ्वी की, मृदा की जो नीचे की शुष्क परतें हैं उन परतों में नीचे आता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मृदा है, तेज बरसात होगी तब तो ये बह जाएगा पानी, लेकिन उसकी स्पीड कम है तो क्या होगा? जल यहां पर आया और वो फिर कहां चला जाएगा? धीरे धीरे अवशोषित होने लग जाएगा और अवशोषित होकर वो कहां चला जाएगा? मृदा के कणों के बीच में जाकर ये स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार के जल को क्या कहते हैं? मृदा जल कहते हैं, सोइल वाटर। मृदा जल कहते हैं, ठीक है। यही हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जब बरसात या पानी का बहाव कम होता है तो क्या होता है? पानी अवशोषित होकर मृदा के कणों के बीच में जाकर वो फंस जाता है। तो जो पानी, जो वर्षा का जल मृदा के कणों में चला गया है या नीचे मृदा में चला गया है, उस प्रकार के जल को हम क्या कहते हैं? सोइल वाटर कहते हैं, मृदा जल कहते हैं। लेकिन जो पानी तेज गति से बहता हुआ समुद्रों तक चला जाता है, नदियों में, तालाबों में पहुंच जाता है, उस प्रकार के जल को हम अपवाहित जल या रेन अवे वाटर कहते हैं। अब यदि हम बात करें मृदा जल के प्रकार, कि मृदा जल है वो कितने प्रकार का होता है, जो मृदा के अंदर जो पानी पाया जा रहा है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है मृदा जल। एक तो होता है कैपिलरीज वाटर या केशिकीय जल, केशिकीय मृदा जल। एक प्रकार होता है आपका गुरुत्वीय जल, और मुख्य रूप से तो ये दो ही होते हैं, केशिकीय मृदा जल और गुरुत्वीय जल। लेकिन एक और आप मान सकते हो आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल।
ये दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार के, और एक ये भी एक कभी कभी प्रकार पाया जाता है आर्द्रताग्राही जल। अब देखो केशिकीय जल की यदि हम बात करें, केशिकीय जल की बात, कि ये जो इस प्रकार का जो जल होता है, इस प्रकार का जो मृदा जल है वो कहां पाया जाता है? मृदा के बीच स्थित केशिकाओं में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? केशिकीय जल है। मान लीजिए कैसे, ये दो मृदा के कण हैं, ये दो मृदा के क्या हैं? कण हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं ये दोनों, ये मृदा कण है, और यहां पर बीच में क्या है? कुछ अवकाश रूपी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकीय कहते हैं। और यहां पर इन दो कणों के बीच में ही यहां पर क्या है? ये वाटर उपस्थित होता है, जल उपस्थित होता है। इन दो मृदा कण हैं, इन दो मृदा कणों के बीच में केशिकाएं होती हैं, और उन केशिकाओं में क्या होता है? जल उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार के जल को हम क्या कहते हैं? आपके केशिकीय मृदा जल कहते हैं। तो इस प्रकार का मृदा जल मृदा के बीच स्थित केशिकाओं में पाया जाता है। दो मृदा के कण हैं, उनके बीच में केशिका है, और उस केशिका में क्या पाया जाता है? मृदा जल है, वो उपस्थित रहता है। अच्छा, इस प्रकार के जल में ये जो कैपिलरीज वाटर है, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के मृदा जल में गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, चूंकि गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मृदा के कणों के बीच में ये जल उपस्थित होता है, और आप जानते ही हैं कि जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो जड़ से मूल से जो एक संरचना निकलती है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, वो मूल रोम भी क्या होते हैं? मृदा के कणों के बीच में ही क्या होते हैं? फंसे हुए होते हैं। छोटे छोटे बाल में भी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं मूल पर, जैसे हम मूल रोम कहते हैं, और वो मूल रोम कहाँ होते हैं? मृदा के कणों के बीच में धसे हुए रहते हैं। और जल भी कहाँ पर है? मृदा के कणों के बीच में स्थित है। तो वहां से वो मूल रोम है, वो क्या करेंगे? उस जल का अवशोषण कर लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस जल की जो उपलब्धता की बात करें हम पादप के लिए, वो क्या होती है? वो बड़ी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के मृदा जल पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण पादपों के लिए यह आसानी से उपलब्ध रहता है। यानी जो जल ग्रहण करता है मृदा से पादप, वो कौन सा जल होता है? केशिकीय जल को ही पादप है वो अवशोषित करता है मृदा से। तो ये हो गया केशिकीय जल। दूसरा प्रकार है आपका, वो है आपके गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल, देखो गुरुत्वीय जल क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के जल में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसका पड़ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का पड़ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस प्रकार का जल गुरुत्वीय प्रभाव के कारण, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण कहां चला जाएगा? मृदा की शुष्क परतों तक चला जाता है। भूमि की शुष्क परतों तक पहुंच जाता है। अब जब मृदा की शुष्क परतों तक वो पहुंच गया, मृदा की शुष्क परतों तक वो पहुंच गया, यानी बहुत ज्यादा गहराई तक ये चला गया, वहां तक
इतनी गहराई तक ये गुरुत्वीय जल पहुंच चुका है कि वहां तक पादप की जो जड़ें हैं वो पहुंच नहीं पाती। इस जल तक पादपों की मूलें पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि भाई गुरुत्वीय प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो गुरुत्वीय जल है वो भूमि की जो परतें हैं उसमें काफी गहराई नीचे तक क्या हो गया, वो चला गया है, शुष्क परतों तक पहुंच गया है। इस कारण पादपों की मूलें हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाती, और जब पादपों की मूलें वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी, जड़ें वहां पर पहुंच नहीं पाएंगी, तो इस प्रकार इस पौधे का, इस प्रकार की जो मृदा जल है उसका क्या नहीं होगा, अवशोषण भी नहीं होता। अतः यह जल पादपों के लिए क्या है, उपलब्ध ना है, ना होकर अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध होता है। पादपों को उपलब्ध नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि काफी नीचे गहराई तक है, ये जो गुरुत्वीय जल है वो जा चुका है, और पादप की जो मूल है, जड़ है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए पादपों के लिए ये अनुपलब्ध है। फिर एक चीज और है कि इस प्रकार की जो मृदा है जहां पर गुरुत्वीय जल पाया जा रहा है, पौधों को वो उपलब्ध नहीं हो रहा, आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की मृदा है वो जलाक्रांत कहलाती है। इस प्रकार का मृदा क्या कहलाती है, जलाक्रांत कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपके गुरुत्वीय जल। फिर से देख लो कि इस प्रकार के जल पर गुरुत्वीय प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का पूरा इसमें प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ये जो जल होता है वो भूमि की शुष्क परतों तक पहुंच जाता है, यानी काफी गहराई तक पहुंच जाता है। शुष्क परतों तक पहुंचने के कारण जो पादपों की जो जड़ें हैं वो उतनी गहराई तक वहां पर पहुंच नहीं पाती, और इसलिए पादपों को ये जल है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। जहां कहीं भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जलाक्रांत मृदा कहते हैं। अब एक और है आपके, जैसे सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में आपके दो ही है, केशिकीय और गुरुत्वीय। एक आर्द्रताग्राही जल है, ये भी क्या है, ये भी पादपों को क्या है, उपलब्ध नहीं होता, और गुरुत्वीय जल भी उपलब्ध नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कौन हो रहा है, केशिकीय जो जल है वो ही पादपों को क्या होता है, अवशोषित होता है, या आप कह सकते हो सिर्फ केशिकीय जल को ही पादपों की जो मूलें हैं, जड़ें हैं, वो उनका अवशोषण करती हैं। अब देखिए आगे कि भाई मूलों के विभिन्न अंग, किसी एक जड़ के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, उससे पहले हम कुछ चीज और कुछ क्लियर कर लेते हैं कि जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, अभी डायग्राम आपके सामने है, इसको भी मूल के विभिन्न अंगों के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे शैवाल है, कवक है, इनमें क्या होता है कि इनके अंदर, सॉरी कवक नहीं, शैवाल वगैरह कि इनमें जो निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, इनके अंदर जल अवशोषण के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होता है, संपूर्ण शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनके वो जल अवशोषण का कार्य करती हैं। तो निम्न श्रेणी के जीवों में जल अवशोषण के लिए मूलें नहीं पाई जाती, बल्कि संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं
क्या करती हैं? जल अवशोषण करती हैं। चूंकि ये निम्न श्रेणी का जीव है, इसलिए इसमें कोई विकसित प्रकार का मूल तंत्र नहीं पाया जाता है, जो कि विकसित पादपों के अंदर जो जिस प्रकार का मूल तंत्र पाया जाता है वैसा इनमें नहीं पाया जाता है। अब जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में क्या होता है? मूलों के समान एक रचना, मूलों के समान एक रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मूलाभास, या इसको राइजोइड्स भी कहते हैं। मूलाभास या राइजोइड्स भी कहते हैं। ये किसके अंदर पाया जा रहा है? ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा में मूलों के समान एक रचना पाई जाती है, जिसे मूलाभास कहते हैं। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह, उच्च श्रेणी के पादपों में एक सुविकसित मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम पाया जाता है। किनमें? उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर या उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर एक सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। निम्न श्रेणी के जीवों में तो क्या है? कोई किसी प्रकार का मूल के समान कोई रचना पाई नहीं जाती है, बल्कि संपूर्ण शरीर ही वो क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। ब्रायोफाइटा में क्या आ रहा है? मूलों के समान एक रचना पाई जाती है, जिसे हम मूलाभास कहते हैं, उसके द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पादप हैं, उनके अंदर सुविकसित मूल तंत्र या रूट सिस्टम पाया जाता है। अब आगे देखिए, जो जल का अवशोषण होता है, यदि कोई एक मूल है वो जल का अवशोषण कर रही है ना, जल का अवशोषण पूरे जड़ की सतह से ना होकर जल का अवशोषण जड़ की संपूर्ण सतह से ना होकर मूल की जो एपिडर्मिस है, यानी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस में उपस्थित मूल रोमों द्वारा होता है। हमें पता है कि जो जड़ है वो क्या कर रही है? जल का अवशोषण कर रही है, लेकिन ये संपूर्ण जड़ है वो अवशोषण नहीं करती है। अवशोषण करने का काम कौन कर रहा है? मूल रोम कर रहे हैं। और ये मूल रोम कहाँ है? मूल की जो जड़ की बाह्य त्वचा है, यानी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से ये मूल रोम है, रूट हेयर है, एक बिल्कुल बारीक बारीक बालों के समान संरचना होती है, वहां से ये क्या होते हैं? निकले हुए होते हैं, और इनके द्वारा ही क्या होता है? जल का अवशोषण किया जाता है। किसी मूल में यदि हम बात करें, किसी मूल में दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है तरुण क्षेत्र और दूसरा होता है आपका परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र, तरुण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। देखो तरुण क्षेत्र में क्या हो रहा है कि तरुण क्षेत्र के कारण, तरुण क्षेत्र में ही क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जो अभी हमने बात की है कि भाई मूल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तरुण क्षेत्र होता है और एक परिपक्वन क्षेत्र होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो तरुण क्षेत्र है, यहां पर क्या होगा? कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती है, इसलिए जो जल का अवशोषण होता है वो यहीं पर ही होता है। और दूसरी बात क्या है? यहाँ की जो कोशिकाएं
जो बन रही हैं वो क्या है, जल के लिए पारगम्य है, अपारगम्य नहीं है, इसलिए भी अवशोषण हो रहा है वो तरुण क्षेत्र से ही होता है। तो परिपक्वन क्षेत्र में क्या हो रहा है कि परिपक्वन क्षेत्र में जल का अवशोषण नहीं होता, जल का अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस स्थान की जो कोशिकाएं हैं, जो परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं पर क्या है, लिग्निन या सुबेरिन की एक परत, मोम जैसी, लिग्निन या सुबेरिन क्या होती है, मोम जैसी एक परत होती है। और आप जानते हो मोम क्या होते हैं, जल के लिए अपारगम्य, वैक्स क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है। तो ये जल परिपक्वन क्षेत्र में जल का अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस क्षेत्र की कोशिकाओं पर एक तो लिग्निन और दूसरा क्या है, सुबेरिन। और लिग्निन और जो सुबेरिन है वो क्या है, मोम के जैसे पदार्थ होते हैं, जिसके कारण जल को क्या, कोशिका भित्ति है या पूरी संपूर्ण कोशिका है, उसको क्या बना देंगे, ये अपारगम्य बना देंगे। इसलिए इस क्षेत्र में जो जल का पारगमन है वो रुक जाएगा, जबकि तरुण क्षेत्र में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसलिए यहां से क्या होगा, जल है वो क्या है, जड़ के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस क्षेत्र की कोशिकाओं पर लिग्निन व सुबेरिन के कारण यहां की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, जल के लिए अपारगम्य। इस प्रकार फिर से देखते हैं कि किसी भी जड़ का संपूर्ण सतह वो जल को अवशोषित नहीं कर सकती। जड़ की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में जो मूल रोम पाए जाते हैं, उन मूल रोमों के द्वारा ही क्या होता है, जल का अवशोषण किया जाता है। यदि हम बात करें मूल की, तो मूल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग आता है आपका तरुण भाग, एक भाग आता है आपका परिपक्वन भाग। तरुण भाग में क्या हो रहा है कि तरुण भाग में जल का अवशोषण होता है, जबकि परिपक्वन क्षेत्र में जल का अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर कोशिकाओं पर लिग्निन और सुबेरिन की क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसके कारण जो कोशिका भित्ति है, कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। इसलिए परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाओं में जल का प्रवेश नहीं होता। अब यदि हम देखें तरुण क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। जहां से जल का अवशोषण हो रहा है उस भाग को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम बात करेंगे मूल गोप या रूट कैप। मूल गोप, जिसे आप रूट कैप भी कह सकते हो। ये कर क्या रहा है, देखो मूल गोप, यहां पर देखो एक टोपी की कैप यानी टोपी क्या करती है, सर को धूप से बचाती है। इसी प्रकार ये जो मूल गोप है यह वृद्धिकारी क्षेत्र को, कौन सी वृद्धिकारी क्षेत्र है, यहां पर यह वृद्धिकारी क्षेत्र है आपके, ये वाला, यह शीर्षस्थ क्षेत्र है। ये सबसे शीर्ष भाग कौन सा है, ये वाला, और इसको कौन ढका हुआ है, मूल गोप। तो ये वृद्धिकारी क्षेत्र को ढके रहता है, अर्थात मूल के शीर्षस्थ भाग को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। कौन, मूल गोप।
ठीक है ना। देखो ये शीर्षस्थ भाग है, ये वृद्धिकारी भाग है किसी भी मूल का। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इतना वाला, ये क्या है, ये वृद्धिकारी क्षेत्र है। यहां पर अभी हम पढ़ने वाले हैं शीर्षस्थ क्षेत्र है, तो यहां पर क्या होगा, ये वृद्धि करेगा, इसके कारण यहां पर जड़, और इस वृद्धिकारी क्षेत्र को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रक्षा कौन कर रहा है, मूल को। एक टोपी जैसी इसने यहां पर इसको ढक रखा है, संरचना बनाई हुई है, ठीक है, और ये इसको क्या कर रहा है, वृद्धिकारी क्षेत्र को रक्षात्मक आवरण प्रदान कर रहा है। दूसरा भाग आता है आपके मूलाशीर्ष। मूलाशीर्ष यानी मूल का सबसे शीर्ष भाग, तो ये सबसे शीर्ष भाग होता है। पहली बात तो ये सबसे शीर्ष भाग है। फिर यहां पर यहां की कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजनशील होती हैं। यहां की कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं। अब आपको पता है विभाजनशील होंगी, वह क्षेत्र क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अतः यहां मूल की क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस मूलाशीर्ष को ही कौन ढका हुआ है, अभी हमने पढ़ा है, मूल गोप ने क्या कर रखा है, ढक रखा है। तीसरा पार्ट आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र, यहां पर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दीर्घीकरण क्षेत्र है, ठीक है। तो यह क्षेत्र या यह भाग कहां पर है, मूलाशीर्ष। ये वाला भाग कौन सा है, मूलाशीर्ष। तो ये भाग मूलाशीर्ष के ठीक पीछे स्थित होता है। कौन, दीर्घीकरण क्षेत्र है वो आपके, ये मूलगोप हो गया, ठीक है। मूलगोप किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रक्षात्मक किसका आवरण बना रहा है, मूलाशीर्ष का, जिसे हम वृद्धिकारी क्षेत्र भी कहते हैं। मूलाशीर्ष का इसने क्या किया, यहां पर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है मूलगोप। और ये जो मूलाशीर्ष है, मूलाशीर्ष को रक्षात्मक आवरण कौन पहना रखा है, मूलगोप ने। और मूलाशीर्ष के ठीक पीछे ये दीर्घीकरण क्षेत्र है वो पाया जाता है। इस क्षेत्र में वृद्धि के कारण, इस क्षेत्र में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, मूल की जो लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो दीर्घीकरण क्षेत्र के कारण हो रही है। इस क्षेत्र में वृद्धि के कारण मूल की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक। चौथा भाग आ गया, आपके 5 भाग हैं, ठीक है, मूलगोप, मूलाशीर्ष, दीर्घीकरण। और अब चौथा भाग आता है मूल रोम। सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाई ये मूल रोम, यानी रूट हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये तरुण भाग का मूल रोम। अच्छा, ये मूल रोम देखो ये कहां पर पाया जा रहा है, ये सारे क्या है, ये मूल रोम है, ये पाया जा रहा है आपका। ये वाला तो भाग कौन सा हो गया, दीर्घीकरण क्षेत्र। और दीर्घीकरण क्षेत्र के ठीक पीछे कौन क्या पाए जा रहे हैं, मूल रोम पाए जा रहे हैं। तो मूल रोम हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में कहां पर पाए जा रहे हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे, दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे उपस्थित होते हैं। फिर ये क्या करेंगे, मूल रोम मृदा कणों के बीच स्थित जल का अवशोषण करेंगे। जल का अवशोषण करेंगे। इसलिए मैंने भी बताया है कि जो मूल रोम है, रूट हेयर है, वो
मूल का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही पार्ट है जो मूल रोम है, वही क्या करेंगे, जल का अवशोषण करते हैं। और पांचवा पार्ट है प्रौढ़ क्षेत्र, प्रौढ़ क्षेत्र या इसको परिपक्वन क्षेत्र भी आप कह सकते हो, परिपक्वन क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की पहले भी हमने पढ़ा है तरुण भाग और परिपक्वन भाग में, इस क्षेत्र की कोशिकाओं में, कोशिकाओं पर लिग्निन व सुबेरिन, ध्यान रखना, लिग्नीकृत व सुबेरिनीकरण, लिग्नीकरण या सुबेरिनीकरण भी कह सकते हो, लिग्निन व सुबेरिन के जमाव के कारण, जमाव के कारण क्या हो रहा है, लिग्निन व सुबेरिन के जमाव के कारण कोशिकाएं क्या हो रही हैं, कोशिकाएं अपारगम्य हो रही हैं। किसके लिए, जल के लिए। तो इस स्थान की प्रौढ़ क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र की क्या है, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वहां पर लिग्निन का या सुबेरिन का जमा हो जाता है, कारण कोशिकाएं जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये पांच मुख्य रूप से एक तरुण भाग के, जड़ के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, तरुण भाग और परिपक्वन भाग। जो तरुण भाग होता है, तरुण क्षेत्र होता है, उसके 5 भाग होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला भाग है आपके मूलगोप। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो मूलाशीर्ष वाला भाग है जो इसके पीछे स्थित है, ये मूलगोप है। मूलगोप के पीछे क्या आ रहा है, ये आपके मूलाशीर्ष हैं, रूट एपेक्स भी जिसे बोलते हैं। मूलाशीर्ष क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, इसका काम यही है कि इस मूल शीर्ष को प्रोटेक्ट करना। फिर जो मूलाशीर्ष वाला भाग है, मूलाशीर्ष में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार क्या होती है, विभाजित होती रहती हैं, जिसके कारण, विभाजन होने के कारण ये क्षेत्र है वो बड़ा होता जाता है मूलाशीर्ष। और ये सबसे टॉप भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है टॉप। ध्यान रखना, मूल गोप नहीं है टॉप भाग। टॉप भाग कौन सा है, मूल शीर्ष है। मूल गोप ने तो इस मूल शीर्ष को क्या कर रखा है, ढक रखा है। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है आपका वृद्धि क्षेत्र। यहां पर हमने पढ़ा है कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कोशिकाओं में विभाजन के कारण जो मूल की लंबाई है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये जो वृद्धि क्षेत्र है ये किसके पीछे स्थित है, ठीक मूलाशीर्ष के पीछे स्थित है। फिर चौथा भाग हमने पढ़ा था मूल रोम। मूल रोम कहां पर पाया जा रहा है, इस वृद्धि क्षेत्र के ठीक पीछे हजारों की संख्या के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है कि मूल रोम है वो मूल की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस से क्या होते हैं, निकलते हैं। देखो यहां पर मैंने एक अलग से चित्र भी बनाया है मैंने, ये मान लो ये क्या है आपके एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से यहां से ये देखो ये मूल रोम क्या होता, ये क्या है, रूट हेयर है, ये रूट हेयर निकले हुए हैं। फिर अभी हम आगे और पैसे पढ़ेंगे कि ये जो रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर ये कहां पर फंसे हुए होते हैं, मर्दा कणों के बीच में क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं। जिसके कारण, और पहले भी हमने पढ़ा था कि केशिकाओं के अंदर मर्दा कणों के बीच में क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं। और केशिकाओं में क्या होता है, जल होता है। और ये मूल रोम है, रूट हेयर है, वो भी कहां पर फंसे हुए हैं, मर्दा कणों के बीच में फंसे हुए हैं। इसलिए जो जल का अवशोषण करेंगे वो कौन सा पार्ट करता है, वो करता है आपके मूल रोम। लास्ट और अंतिम जो पार्ट है वो होता है प्रौढ़ क्षेत्र, या इसको परिपक्वन क्षेत्र भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां की जो कोशिकाएं होती हैं, इस स्थान की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर लिग्निन और सुबेरिन, लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण इस स्थान की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार की परत बन जाती है जो कि उसको अपारगम्य बना देती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर इससे आगे के लिए हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।